हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एलआईसी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी वीडियो अभी तक पब्लिश कर दी है। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि पिछले बार पूछे जा चुके हैं। अब आपने इसको देखकर एनालाइज करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर में आ सकते हैं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि अगले 15 से 20 दिन में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो आप हार्डली 1 महीना और मान सकते हो। LIC AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज आपने देखा होगा, प्री और मेंस का इसमें सिनेरियो रहता है। प्री आपको QRE देखने को मिल जाएगा, मेंस में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस देखने को मिल जाता है। और इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी एग्जाम बी के प्लेटफॉर्म पे डालता रहता हूं, तो आपने शॉर्ट्स को भी देखना है, सो दैट मैं वहां पे कुछ स्मॉल जो हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं मैं उनको वहां पे क्लियर करता हूं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इशू ULIP। क्या होता है ULIP? यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां पे आप देख लीजिए, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कौन सी टाइप की कंपनीज जो होती है यहाँ पे वो ULIP को क्या करती है, एक तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो इशू करती हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, नबार्ड, RBI और सेबी। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, बैंक्स नहीं करता, नबार्ड नहीं करता, RBI भी नहीं करेगा इंश्योरेंस वाला काम, सेबी भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी। इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ ऐसी इंश्योरेंस होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी दो टाइप के ऑप्शंस देती है। जैसे मान लीजिए आपने ये पॉलिसी खरीदी है, ये है ULIP पॉलिसी कोई। अब इसके बारे में ना मैं आगे आप लोगों से जिक्र करूंगा। ये ULIP में क्या होता है कि ये पॉलिसी एक तरीके से इंश्योरेंस भी है, इट एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहां पे आपकी दो चीजें कवर हो जाएंगी ULIP में। तो यहां पे आप देख लीजिए, दैट इज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जब आपको दोनों चीजें मिले उसे हम बोलते हैं ULIP। तो यहां पे आपको मैंने अच्छे से यहां पे डिस्कस करके रखा हुआ है। तो देखिए, प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इंटीग्रेटेड प्लान में देखने को मिल जाएगा। दूसरा है एक्सपैंड द टर्म IFRS। IFRS का मतलब होगा इंटरनेशनल, ये वाला हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब क्या होता है ना, क्या चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या होती है कि आप, ये इंपॉर्टेंट क्यों है किसी कंपनी के लिए। देखिए, कोई कंपनी है, भारत की कंपनी है, उसका अगर वो जाती है विदेशों में व्यापार करने के लिए, तो यहां पे जो विदेश में लोग हैं, विदेश में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो लोग इस कंपनी के बारे में देखेंगे कि भाई इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इस मार्केट, इस जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कहीं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब तो नहीं है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो वो उस कंट्री में भी डेब्ट में चली जाएगी। तो इसीलिए किसी कंपनी का अगर यहाँ पे आपने फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है भारत में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, IFRS देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर ये कंपनीज के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इसको देखता है। व्हाट डज द टर्म FSDC यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर स्टैंडर्ड फॉर। देखिए, ये क्वेश्चन भी दूसरा आपका किसके लिए आ गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ये FSDC का। अब ये FSDC क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि FSDC एक ऐसा काउंसिल है, मैं आपको पहले बताता हूं इसके बारे में। एक ऐसा काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जब ये क्या करता है हमारे, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये है इसका राइट आंसर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारी फाइनेंशियल रेगुलरिटीज हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्रूडेंशियल फर्म्स हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, उन सबको रेगुलर करती है, उन सबको रेगुलेट करती है एक तरीके से। आप ये बोल सकते हो जैसे हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है, उसको सेबी करता है, बैंकिंग जैसे इसको RBI करता है, इंश्योरेंस उसको IRDAI करता है। उसी प्रकार से IFSDC जो है यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में जो रेगुलरिटीज हैं उनको चेक करता है। और यहाँ पे जो उसके चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि है हमारे पर्टिकुलरली आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर। आपने मुझे कमेंट में बताना है, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी फंक्शनिंग इन इंडिया, इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमा कंपनी नहीं है जो कि भारत में कार्य कर रही है। देखिए पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये बिल्कुल है। आईएनजी वैश्या, ये बिल्कुल भारत में काम करती है। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL स्थापना हुई थी भाई इसकी 1991 में। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL, ठीक है, ये भी भारत में काम करती है। तो ये क्या है, ये है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पहली बात तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है भाई, ये रेट करती है कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री क्या चल रही है, उसी हिसाब से तो आपको बाकी बैंक्स क्या देंगे, आपको यहाँ पे लोन देंगे। अगर आपकी कंडीशन इस कंपनी के द्वारा, इस डिपॉजिटरी के द्वारा सही बताई गई, तो यहाँ पे बैंक को इजी होगा आपको लोन देना। विश्वास, एक तरीके से ये बोल सकते हो आप यहाँ पे कि ये विश्वास कराती है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ना कि आपने देखा होगा वहां पे जब आप लोन लेते हो तो लोन लेते समय एक आपको मिलता होगा सिबिल, आपसे पूछेगा ना आपका सिबिल स्कोर क्या है। भाई अगर आपका 750 से ऊपर है तो आपको कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी लोन देने में हिचकिचाएगी नहीं। जहां पे आपका 600 है तो यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी लोन देगी ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्टर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, LIC AO का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। बेटर होगा आप लोगों के लिए कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको तैयारी अभी से करनी है। क्या क्या चीजें मिलने वाली है आपको, लाइव क्लासेस मिलने वाली है मेरे ही द्वारा, इंश्योरेंस मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फाइनेंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंटरव्यू की गाइडेंस, अगर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो हमारे कोर्स वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्टडी मटेरियल का PDF भी आप ले सकते हो जो कि डाउनलोडेबल है, जिससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो आपने एनरोल कराना है, आप जिस भी स्ट्रीम के लिए भर रहे हो, IT, लीगल, राजभाषा, जनरल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अंडर द ESOP, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ESOP करो या तो ESOP कहो। हु ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफर्ड शेयर इन द कंपनी। अंडर ESOP क्या होता है, एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्रोग्राम। अब आप समझ गए होंगे इस वर्ड से कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। एम्प्लॉय स्टॉक या फिर शेयर ओनरशिप प्रोग्राम। जब एक कंपनी, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा है, टाटा अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि भाई मेरे ही स्टॉक आप लोग खरीद लो, क्योंकि इसके एम्प्लॉय भी आपको 10,000 तक आपको इसके एम्प्लॉय मिल जाएंगे। अगर TCS की बात भी करें, ये 10,000 एम्प्लॉय इस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और ये शेयर जो मिलेंगे इनको 10% में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ESOP प्रोग्राम होता है, ESOP में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कंपनीज एलोकेट करती है अपने एम्प्लॉय को कुछ स्टॉक, मान लीजिए बोनस देना है उनको नए साल का, क्रिसमस का, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, मेरे कंपनी के खुद के, हमारी कंपनी के स्टॉक भी खरीद सकते हो, कुछ हम आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी दे देंगे। यहाँ पे देख रहे हो ग्रांट हम लोग आप लोग को दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्रोग्राम। तो कंपनी जो होती है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन हुए, कंपनी तो हुई, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स को यहाँ पे बेच देंगे अपने ही एम्प्लॉयज को। एक्सपैंड द टर्म CCEA एज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स। CCEA का मतलब क्या हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। भारत की जितनी भी इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था है, भारत में आर्थिक बदलाव कौन कौन से होने चाहिए, भारत में कौन कौन सी स्कीम्स लगनी चाहिए, भारत में कौन कौन से आर्थिक नियोजन जो हमारे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है हम लोगों ने, उसको कैसे हमने कौन से स्कीम से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है, डिजिटली इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना है। तो ये क्या हो गया आपका CCEA। बहुत ही ज्यादा हाई पावर कमेटी होती है, इसमें टोटल 11 मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं बहुत ज्यादा स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के फील्ड में उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो PM इसके चेयरमैन होते हैं, ये आपको पता है, इकोनॉमिक अफेयर के। ठीक है। और ये भारत के सप्लाई, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो भी चीजें होती हैं उन सभी को क्या करती है, चेक करती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग। फाइनेंस एंड बैंकिंग की फील्ड में इनमें से कौन से टर्म को आप यूज करते हो। देखिए कुकीज तो यूज होता है किसमें, कंप्यूटर की फील्ड में। कुकीज एंड कैश देखा होगा आपने, जो कि एक स्मॉल मेमोरी होती है बिटवीन आपके वर्क में, नेटवर्क में और आपके में। ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, महंगाई। डेली रोजमर्रा की चीजों में जितना भी पैसों का बढ़ावा, या फिर आप ये सकते हो जितना भी पैसा बढ़ रहा है उसमें कीमतों में,
उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। आज अगर सब्जी 10 रुपए की, कल वो 20 रुपए की होगी, तो उसके लिए इन्फ्लेशन 100% बढ़ गई। समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये प्रतिशत में होती, पल्स रेट होती है आपकी, क्या पल्स रेट आपकी होती है, नब्ज एक तरीके से, जो आपकी पल्स रेट, आप ये बोल सकते हो कि भाई धमनियां, ठीक है, नसों में किस प्रकार से चलन हो रहा है, मोशन हो रहा है। इक्लिप्स आपको देखने को मिल जाएगा, लूनर और सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर। और यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखो इसका नाम है ये, इसको ऐसे बोलते हैं फॉरेक्स। जितना ये बढ़ेगा उतनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ग्लोबली सुधरेगी। जितना ज्यादा ये होगा उतनी ही भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है विदेशों में नहीं बोल सकते, ग्लोबली पूरे ब्रह्मांड में भारत को कैसे देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, गरीब देश मानते हैं या अमीर देश मानते हैं, तो ये इससे डिसाइड होता है। ठीक है, इससे डिसाइड नहीं होता कि यहाँ के लोग कितने अमीर है, इससे डिसाइड होता है कि इसके पास कितना विदेशी मुद्रा रखा हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार इसको कहते हैं, विदेशी मुद्रण भंडार भी कह सकते हैं आप इसको। तो कौन रखता है भाई इसको? क्या बैंक रखते हैं? जो आप क्योंकि देखो ऑब्वियसली कोई कंट्री किसको पे करेगी, कोई कंट्री पे, जैसे मैं एक्सपोर्टर हूं, किसी यूएसए के व्यक्ति ने मुझसे कुछ सामान मंगाया, उसने मुझे पैसा करा यूएस डॉलर में, तो वो मेरे अकाउंट में डालेगा और वो अकाउंट कहां जाएगा? मेरे पर्सनल बैंक में जाएगा, है ना। वो पैसे कहां पे जाएंगे? मेरे पर्सनल बैंक में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल बैंक होगा वो किसको देगा? एट लास्ट आरबीआई को देगा। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि एट लास्ट फॉरेक्स रिजर्व को कौन देता है? आरबीआई देता है। लेकिन वो किसी व्यक्ति के पास आता है, व्यक्ति अपने पर्सनल बैंक में लगाता है, पर्सनल बैंक फिर ट्रांसफर कहां कर देते हैं? एट लास्ट आरबीआई में। फिस्कल पॉलिसी is concerned with which of the following? फिस्कल पॉलिसी देखा होगा आपने यहाँ पे, और क्या देखा होगा दूसरा? यहाँ पे आपने मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई निकालेगा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट निकालेगी। मुद्रण नीति आपने सुना होगा यहाँ पे, ठीक है, मौद्रिक मुद्रण नीति, यहाँ पे ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया आपका। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी निकालता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वो भी। फिस्कल पॉलिसी का कंसर्न क्या होता है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन करना, तो ये काम करेगा मॉनेटरी पॉलिसी। कितने नोट चाहिए, कितने नोट छापने हैं, कैसे नोट छापने हैं, तो सब बताएगा। फिस्कल पॉलिसी में होता है कि समाज का कल्याण आर्थिक रूप से कैसे करना है, इकोनॉमिकली आपने कैसे, जो हमारी सोसाइटी है उसको डेवलप करना है। डेवलप कैसे करोगे? ऐसी स्कीम लेके आओ जिससे जो गरीब है वो गरीबी को हटाया जा सके, गरीबी को कम कराया जा सके। ऐसी इकोनॉमिक आर्थिक आपने सारी की सारी नीतियां लेके आनी है जिससे गरीबी दूर हो सके। तो यहाँ पे क्या है? पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को हमने इस तरीके से लगाना है जिस प्रकार से समाज का कल्याण हो सके। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी से आपने सोशल का डेवलपमेंट करना है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज एक्चुरियल साइंस एसोसिएटेड? व्हाट इज एक्चुरियल साइंस? एक्चुरियल साइंस से आप क्या समझते हो? देखिए एक्चुरियल साइंस क्या होता है? ये एक डिसिप्लिन होता है मैथमेटिक्स का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एक्चुरियल साइंस में? अब एक फैक्ट्री यहाँ पे मान लो एक्सप्लोजिव की, एक फैक्ट्री यहाँ पे, दूसरी आप ये मान लीजिए एग्री, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है। आप ये मान लीजिए एप्पल की कोई फैक्ट्री है जो एप्पल का जूस बनाती है, एप्पल का कुछ और बनाती है। और एक यहाँ पे ऐसी फैक्ट्री होगी जैसे मान लीजिए कोई कॉटेज इंडस्ट्री, पापड़ फैक्ट्री। एक्सप्लोजिव जो इंडस्ट्री होगी उसको ज्यादा खतरा है, उसमें कहीं भी धमाका हो सकता है, पूरा का पूरा यहाँ पे सब चीज खराब हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी इसको इंश्योरेंस देने से बचेगी जहां पे उसका नुकसान होता है, ऑब्वियसली कि यहाँ पे नुकसान के चांसेस ज्यादा है। एप्पल में भी हो सकता है कि भाई इस बार पैदावार कम हुई तो एप्पल के जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो सड़ गए वो, तो जिस प्रकार से वो काम नहीं कर पाए, तो यहाँ पर भी थोड़ा चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे इनको इंश्योरेंस मिल जाएगा लेकिन इनको थोड़ा हाई रेट पे मिलेगा। और ये पापड़ इंडस्ट्री जिसमें आपको सारा काम खुद से करना है, मतलब आप करोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसे कोई बाहर की चीजें इन्वॉल्व नहीं है जिस प्रकार से ये कंपनी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको बहुत जल्दी इंश्योरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इस इंश्योरेंस कंपनी को कम घाटा है। तो यहाँ पे जब इंश्योरेंस कंपनी अपना घाटा और मुनाफा मैथमेटिकल, ये देखो रहे ना यहाँ पे दिखाओ, मैथमेटिकली अप्लाई करती है, स्टैटिस्टिक्स को देखती है कि भाई कैसे ये कंपनी ग्रो हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ ये कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो ये सब चीजें देखने वाले को हम बोलते हैं एक्चुरियल साइंस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट? इंडिया का मनी मार्केट क्या होता है? जहां पे आपको मनी मिलेगी इन फ्यूचर पर्पस के लिए। आप उस मनी को कैसे यूज करते हो? जैसे आपने एफडी कराई, एफडी क्या है? आपके फ्यूचर के लिए एक तरीके से आप ये बोलोगे कि फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर में आपको मनी मिलेगी कुछ ज्यादा और अमाउंट के साथ। हालांकि पैसे की जो वैल्यू है वो उस टाइम पे घट जाएगी,
जैसे मान लीजिए आपको आज 5 लाख रुपए आपने एफडी कराया और आपके 10 साल बाद आपको ये 10 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 लाख की वैल्यू जो यहाँ पे 2020 में थी, अब यही वैल्यू 2030 में कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। जो आप सामान पहले 5 लाख से लेते थे वो आप वो सामान अब आप 10 लाख में लोगे। तो बात वही पड़ती है, पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है, घटती रहती है समय के साथ साथ। तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई कौन सा मनी मार्केट का यहाँ पे आपको पार्ट नहीं मिलेगा। देखो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, कमर्शियल पेपर कंपनीज इशू करती हैं इन फ्यूचर के पैसे के लिए, पैसा लेने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक देता है भाई कि आपने हम पे आरडी जमा कर दी है। पोस्ट ऑफिस भी देता है। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड में आप पैसा देते हो, ये पैसा डूब भी सकता है और ये पैसा डबल भी हो सकता है अचानक से, आपको पता नहीं चलेगा, इसमें टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या है, मनी मार्केट का एग्जाम्पल नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। 1949 में ये क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया। पहले तो ये प्राइवेट हुआ था, 5 करोड़ की पैसे के साथ प्राइवेट होता है, उसके बाद ये नेशनलाइज यानी कि गवर्नमेंट हो गया। वर्तमान में इसके शक्तिकांत दास हैं। एसबीआई 1921 में इंपीरियल बैंक की तरह स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि जो 3 हमारे बैंक्स थे प्रेसिडेंशियल बैंक, उनको 1921 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया। 1955 में ये बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको वहां मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। आरबीआई का भी आपका मुंबई में मिलेगा और इसके हैं दिनेश कुमार खेरा। सेबी का जो नोटिफिकेशन, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो ये 1988 में इससे रिलेटेड नियम आ चुका था, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, यानी कि सरकारी स्टेटस दे दिया गया कि अब इसको मान्यता प्राप्त है। इसके जो करंटली चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बूच, ठीक है। ICARA इज द राइट आंसर और इसके बारे में आपको 1991 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। एक प्राइवेट रेटिंग एजेंसी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, मल्होत्रा कमेटी आपको पता है। और आप ये बोल सकते हो इसके जो इस टाइम पे हेडक्वार्टर था वो था दिल्ली में। इसके बाद 2001 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो हैदराबाद कर दिया गया, तेलंगाना में। ओके, तो राइट आंसर इज ICARA एक रेगुलेटिंग, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि विच आर द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग। देखिए सेबी इज द राइट आंसर, ये नहीं है, ICARA नहीं है, सेबी है राइट आंसर। सेबी क्या करता है यहाँ पर कि सारी की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करता है। देखो आरबीआई किसका रेगुलेटर है, बैंकिंग सेक्टर का। एसबीआई तो बैंक है। सेबी रेगुलेटर है किसका, मार्केट, स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का। ICARA नहीं है। IRDAI है किसका, इंश्योरेंस सेक्टर का, भारत में रेगुलेटर, ठीक है। सबके रेगुलेटर होते हैं भारत में। टेलीकॉम का ट्राई हो गया, ठीक है। पेंशन का PFRD हो गया। विच आर द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी गिव्स द स्लोगन। तो यहाँ पे आपने बताना है, सारे स्लोगन्स भी आप लोगों ने लर्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन हो गया, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1947 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ओके। और ये यहाँ पे मोटर हेल्थ और इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस में भी वर्क करती है। एफडीआई क्या होता है, सिंपल सा वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये है भारत, मान लीजिए भारत में कोई कंपनी है, अब इस कंपनी में ये विदेश से कोई पैसा लगाना चाहता है, या तो कोई बैंक लगाएगा, विदेश का बैंक, या तो कोई विदेश की कंपनी लगाएगी, या तो इंडिविजुअली भी कोई बंदा पैसा भारत की कंपनी पे लगा सकता है फायदा के लिए, मुनाफे के लिए। तो इसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा पैसा 100% तक का जो पैसा है वो विदेशों से आया है, तो उसे हम बोलते हैं 100% FDI। आपने कई सेक्टर ऐसे देखे होंगे जहां पे 49% FDI है, यानी कि उस कंपनी में 49% तक पैसा विदेशों से लग सकता है। डिफेंस सेक्टर में भी आप यही देखोगे, आज की डेट में आप मेडिकल सेक्टर में भी देख रहे हो कि भाई 49% तक है। कई सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पे आपको 100% तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर कंट्री से अगर कोई पैसा लगाता है, चाहे वो इंडिविजुअली भी लगाता है, मैं भी अगर इंडिया में हूँ, मैं किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगाता हूँ तो मैं इंडिविजुअल लगा रहा हूँ। अगर मैं कंपनी हूँ तो कंपनी से भी लगा सकता हूँ, और बैंक है तो ऑब्वियसली बैंक भी, जैसे आपने देखा होगा रिस्क बैंक, ठीक है। सॉफ्ट बैंक ने तो बहुत जगह भारत के हर चीजों में पैसा लगा रखा। अब ये जो क्वेश्चन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। गिव्स असिस्टेंट मेनली टू डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे है राज्य का आर्थिक निगम, ठीक है। राज्य आर्थिक निगम जो होता है ये मेनली
किस चीज के लिए वर्क करता है, मेनली किस चीज को ये लोन देता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर, कॉटन इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं देखूंगा किस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हो। तो अगर कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछे, कोई भी आप लोग को लगता है कि ये क्वेरी आप लोग की, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोग को जवाब 100% दूंगा वहां पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों के लिए इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।